का फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। कहीं हरियाणा में द पैरामाउंट, कहीं रोहतक में न्यू पैरामाउंट, ऐसे करके सेंटर्स खुलने लगे जहां पे वो कहने लगे कि ये नीतू सिंह का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि इसको खत्म करने का तरीका क्या है। तो मैंने जब लॉयर से बात किया तो उनका कहना था कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दीजिए, फिर आप केस कर सकते हो अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करेगा तो। मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए एक लॉ फर्म को कांटेक्ट किया। तो उनका कहना था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको 2 डायरेक्टर्स चाहिए, और 2 डायरेक्टर्स के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकता था। तो शादी के बाद एक महिला अपने हस्बैंड पे भरोसा करती है। मैंने भी वही किया, मैंने अपने हस्बैंड पे भरोसा किया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने बनाई, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। अच्छी कमाई शुरू हो गई, धीरे धीरे हालात अच्छे होते चले गए, और एक समय आया जब पैरामाउंट 200 करोड़ का एक टर्नओवर का कंपनी बन चुका था। लेकिन याद रखना, पैसा कमाना एक बात है, पैसा बचाना दूसरी बात। मैं काम में बिजी रही क्योंकि मेरी आदत तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही है, क्लास लेना, मटेरियल बनाना, बुक्स लिखना। मैं उसी में बिजी रह गई क्योंकि बच्चों को जो क्वालिटी चाहिए और वो जो उनका डिमांड होता था वो हम फुलफिल करते चले गए, और मैं इसी कोशिश में लगी रही कि मुझे पैरामाउंट को नंबर 1 पे पहुंचाना है। मैं इसी कोशिश में रह गई। लेकिन इस बीच क्या हुआ, हर जगह पे आप 100% नहीं दे पाते। आपको अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन होता है। महिला घर पे अगर काम करती है तो पति बाहर से पैसे कमा के लाते हैं। अगर महिला बाहर काम करती है तो पति को उसका सहयोग करना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितना सहयोग के साथ चलते हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आप सब कुछ उन पर छोड़ोगे तो एक ना एक दिन वो ज्वालामुखी फटेगा ही। मेरा ज्वालामुखी 9 साल के बाद फटा, लेकिन उसके पहले मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से अपना 100% देने के लिए, जो मैं इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे बिजनेस में कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया गया था, और मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड कम से कम मेरा साथ दे। उनका कहना था दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे इच्छा नहीं होती इंस्टीट्यूट में बैठने। उनका कहना था कि मैं ज्योग्राफी का ज्ञाता हूं, मैं वर्ल्ड घूमूंगा। माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया उन्होंने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, हर जगह पे जो भी सबसे हाईएस्ट पीक है वो उन्होंने कहा कि मैं कवर करूंगा। करे, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा पैरामाउंट से जा रहा था और बहुत भारी मात्रा में पैसा जाता। अगर आप में से कोई माउंटेनियर है तो आपको पता होगा पैसा बहुत अधिक लगता है। कभी भी आप किसी पीक पे चढ़ना चाहते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट और काफ़ी दूसरे जो खर्च होते हैं उसके साथ मिलके आपका काफ़ी करीबन 1 CR के ऊपर खर्च होता है एक पीक चढ़ने में, खासकर माउंट एवरेस्ट वगैरह जैसे पीक्स चढ़ने के लिए। तो एनीवे, फिर भी सब कुछ पैरामाउंट से जा रहा था। पैरामाउंट को इन रिटर्न उनसे कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया था। इसी बीच मैंने पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन बनाया, जिसमें मैंने पहली किताब लिखी थी फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, जिसमें इंग्लिश को मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और वो एग्जाम ओरिएंटेड बुक थी और वो गजब का सक्सेसफुल हुआ। एक टाइम पे अमेजॉन पे वो ट्रेंडिंग पे था, नंबर 1 मतलब बेस्ट सेलर था वो, और मेरी किताब दूर दराज पूरे भारतवर्ष में फैल गया और उसने मुझे बहुत कामयाबी दिलाई। लेकिन धीरे धीरे जब पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन आगे बढ़ने लगा तो मैंने उसे 1% कंपनी में तब्दील कर दिया, और उसे पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से वो बिल्कुल अलग था क्योंकि वो पब्लिकेशन था और पैरामाउंट कोचिंग सेंटर कोचिंग था। लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर ये ऑब्जेक्शन हुआ कि आपने पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन में मुझे 50% पार्टनर नहीं बनाया। तब तक मेरी आंखें खुल गई थी कि इनसे मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैं हर कंपनी में इन्हें क्यों इन्वॉल्व करूं, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट काम में नहीं है
लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत गलत हस्तक्षेप था, क्योंकि इनके गांव के, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स हर सेंटर पे आ जाते थे और वो उन्हें ऐसे ही नौकरी देने लगते थे बिना उनके काबिलियत या एफिशिएंसी को परखे कि क्या वो कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में काम करने के लायक है। तो मेरे लिए भी काम करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मुझे एफिशिएंट लोगों की टीम नहीं मिल रही थी और मैं जिन लोगों को मैं अपॉइंट करती थी तो उनको ऐसा फीलिंग आता था जैसे ये नीतू सिंह का आदमी है और ये मेरा आदमी है। ये अपना अपना ये जो फीलिंग आएगा जिस दिन, उस दिन आपकी कंपनी सफ़र करेगी। इसीलिए मैं हूं या आप हो, काम सिर्फ होना चाहिए कंपनी के वेलफेयर के लिए। ये भी बहुत बड़ा मूल मंत्र है आपकी सफलता के लिए। लेकिन कुछ सालों में मुझे एहसास होने लगा कि ये जो लोग सेंटर्स पे बैठे हैं ये घोटाला कर रहे हैं और ये रसीद कट के कहीं और जा रहा है, पैसे कहीं और जा रहे हैं, जो कंपनी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि कंपनी का पैसा कंपनी में होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे शक हुआ और इसी शक पे मैंने सोचा कि जो दिल्ली का सेंटर है, क्योंकि ये कंप्लेन आपके पटना सेंटर बाकी जगह से, मतलब बाहर आउटसाइड दिल्ली से काफ़ी आ रहा था, चाहे वो रोहतक हो, पानीपत हो, पटना हो, इन सब सेंटर्स से काफ़ी कंप्लेंट्स थे। तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली में ही जहाँ पे ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है मैं जाके देखती हूँ। और आपको मैं बताती हूँ, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पति ने अपनी पत्नी को किसी बाउंसर से पिटवाया। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ उसके पहले ही वहाँ पे एक लेडी बाउंसर को बिठा दिया गया था, जो एक पर्टिकुलर जाति की थी। मैं तो उस लेडी को पहचानती भी नहीं थी और तो उनका कास्ट क्या पहचानूंगी मैं। तो उसे बिठा दिया गया था। उसने पहले मुझे वहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट पे, जिसको मैंने बनाया था, वहाँ पे उसने मुझे पीटा और बहुत बुरी तरह से पीटा। और फिर उसने जाके वसंत विहार पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन किया कि ये नीतू सिंह ने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है और उसने पूरी कोशिश की कि ST/SC मामले के तहत केस दर्ज कराया जाए। मेरे कंप्लेंट पे भी पुलिस वहाँ पहुँची और कैमरा का वो रिकॉर्डिंग निकाल के ले गई और पता नहीं कैसे बाई चांस वो मीडिया में वो लीक हो गया। आज भी आप देखोगे तो कुछ चैनल्स के में वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो वो जब वीडियो लीक हुआ तब उसके बाद पुलिस ने मेरे खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक मामला दर्ज हुआ उस बाउंसर के खिलाफ, सिर्फ उसे भेजने वाले के खिलाफ कोई दर्ज नहीं हुआ मामला। और जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया था और उसे करोड़ों का टर्नओवर की कंपनी मैंने बना दिया था, उस कंपनी के टर्नओवर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया गया। और एक समय 2014 में ये समय आया जब मैंने केडी कैंपस खोल लिया, परेशान होके, एकदम त्रस्त होके कि मैं इस तरह से लड़ झगड़ के नहीं रह सकती हूँ, मैं कुछ और कर लूँगी, फिर से शुरुआत कर लूँगी। तो एक समय ऐसा आया जब मेरे खिलाफ 4 FIR, संगीन धाराओं में FIR और करीबन 70 सिविल केसेस विभिन्न कोर्टों में फाइल किया गया, ताकि नीतू सिंह इतनी परेशान हो जाए कि ये हार मान जाए। लेकिन ध्यान रखना, जब बुरा समय आता है वो आपको या तो तोड़ देता है या फिर आप रिकॉर्ड तोड़ देते हो। मैंने भी ठान ली थी कि हार नहीं मानना है और कामयाबी की लिए थोड़ा सा, मैं कहती हूँ, थोड़ा पागलपन तो ज़रूरी होता है। मैंने अपने लॉयर को सिर्फ एक ही चीज़ कहा था कि केडी कैंपस के खिलाफ भी केस है इसे बंद करवाने का अंडर कंपनी लॉ एक्ट, और मेरे खिलाफ भी 4 FIR है। मैं भी कभी अरेस्ट हो सकती हूँ, कभी भी अरेस्ट हो सकती हूँ। 2 चीज़ का ध्यान रखना, केडी कैंपस बंद नहीं होना चाहिए और मैं बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और फिर जो सफ़र चालू हुआ, सब लोगों ने ये देखा कि किस तरह से मैंने दिन रात मेहनत किया और अपने बलबूते पर अपने टीम के साथ मैंने केडी कैंपस को फिर से, जहाँ से मैंने पैरामाउंट शुरू किया था,
वहीं से केडी कैंपस शुरू किया बिना किसी पूंजी के, क्योंकि पैरामाउंट से मैं कोई पूंजी लेके निकल नहीं पाई थी। सभी प्रॉपर्टीज पे उनका कब्जा, पूरे कंपनी पे उनका कब्जा, हर सेंटर पे उनके आदमी बाउंसर्स के साथ कि कोई मेरा आदमी या मैं आऊं तो उन्हें पीट के वहां से भगाया जाए। मुझे लगा चलो किस्मत में ही लिखा है घूम घूम के क्लास पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट डेमो जिस दिन था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केडी कैंपस, क्योंकि नया नाम था, ठीक है कुछ बच्चे आ जाए, उन्हीं से फिर से वैसे ही शुरू करेंगे, 10 का 20, 20 का 50। लेकिन जब फर्स्ट क्लास मैंने लिया तो केडी कैंपस सिर्फ नाम का कैंपस था। वो सिर्फ एक फ्लोर पे था, 2 क्लासरूम, 1 ऑफिस। दोनों क्लासरूम भर के नीचे बच्चों की लाइन लग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? यानी मैंने तो सोचा था कि मैंने एक ब्रांड बनाया है, मुझे नहीं पता था मैं खुद ब्रांड बन चुकी हूं। बच्चे मेरे नाम से मेरे पर विश्वास करके केडी कैंपस आए थे, और कुछ लोगों का यह कहना था कि आपसे मेरा भाई पढ़ा है, आपकी किताब मैंने पढ़ी है। तो वो सिर्फ मेरी पढ़ाई, मेरी किताब और मेरी जो क्वालिटी थी वो देख कर आए थे। और फिर वहीं से हमारा सफर चालू हुआ, और विद इन 3 to 4 years हम वहीं पहुंच गए जहां पर मैं थी। इसलिए कहते हैं यू कैन स्टील माई हनी बट नॉट माई आर्ट ऑफ मेकिंग इट। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं और मुझे इन्स एंड आउट्स आता है अपने काम का, कोई आपको हरा नहीं सकता है। याद रखना, आप कोई भी काम करो, ये मत कहो कि ये तो मेरा स्टाफ करेगा, ये तो मेरा असिस्टेंट करेगा, ये तो मेरा नौकर करेगा। नहीं, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सब काम आना चाहिए, तो आपके स्टाफ भी आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, और आप भी अपने स्टाफ पर पूरा निर्भर नहीं रहेंगे। किसी को जाना है जाए, किसी को आना है आए, मैं संभाल लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। एक समय ऐसा आया केडी कैंपस में कि जब वो मुझे इन केसेस से नहीं हरा पाए तो उन्होंने मेरे सेंटर्स तोड़ना शुरू किया। प्यून से लेकर टीचर्स तक सबको पैसे दिए गए। इमीडिएटली एक झटके में सब लोग उसी शहर के पैरामाउंट में आ जाइए, आपको 3 गुना हम पर आवर या सैलरी देंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके हाथों अपना भविष्य संवार रहे होते हैं, और फिर आपके पीठ पे चाकू घोंपने में उन्हें कोई उनको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए याद रखना, आपको धोखे मिलेंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करना है अपनी काबिलियत पर। मत रो कि मुझे उसने धोखा दे दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। आपको तब तक कोई बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप ये ना मान लो कि मैं बर्बाद हो सकता हूं। इस दुनिया की बहुत अजीब सी फितरत है, एक महिला को दबाना हो तो उसके कैरेक्टर पे वार करो, और एक पुरुष को दबाना हो तो उसे मॉलेस्टर साबित कर दो। मेरे भी कैरेक्टर असैसिनेशन किए गए, कई जगह पे किए गए। मैं पटना, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, जहां भी किसी भी सेंटर को इनॉग्रेट करने जाती थी, वहां पे पैम्पलेट एंड पोस्टर्स जो मेरे कैरेक्टर पर वार होता था, मेरे इंस्टीट्यूट पर वार होता था, वो फैलाए गए। लड़कियां जल्दी ही ये बात सोच के डर जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे कैरेक्टर पर दाग लगेगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। याद रखना, मैं सब लड़कियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके कैरेक्टर पर वार होगा, और ज़रूर होगा अगर आप कामयाब होने की कोशिश करोगे तो। लेकिन इससे डरना नहीं है, हमेशा डट के सामना करो, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में आपको सिर्फ परमात्मा को मुंह दिखाना है, किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ए मुश्किलें रह अपनी औकात में मुलाजिम की तरह, मुलाजिम नौकर को कहते हैं। ए मुश्किलें रह अपनी औकात में मुलाजिम की तरह, दरख्त गिरते हैं आंधियों में, पर्वतें नहीं। आंधी में देखते हो पेड़ गिर जाते हैं, पर्वत को गिरते देखा है? पर्वत बनो।